अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स और मैं हूं अथर काज़मी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओवरऑल इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दरपेश कानूनी मसाइल, मियाँ साहब की वापसी के ऊपर सवालिया निशान, क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, सदर ममलिकत की ट्वीट की वजह से जो तनाज़ा खड़ा हुआ था लगता यह है कि वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ आज जो पैनल मौजूद है, स्टूडियो के अंदर मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से भी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के आप वकील भी हैं, तो आपसे हम बहुत सारे आज आपसे सवालात करने। स्काइप पे मुझे फैसलाबाद से ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। सर आपकी इजाज़त से ज़रा मैं राना साहब से शुरू करना चाहता हूँ। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब भी लंदन पहुँच गए हैं, क्या खबरें हैं? क्या मियाँ साहब वापस आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ? क्यों अचानक उनको लंदन जाना पड़ गया? जी, मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हुकूमत ख़त्म होने के बाद मियाँ साहब ने और भी दीगर लीडर्स को दावत दी है लंदन में मुलाकात के लिए, और मेरे ख्याल से चंद दिनों में और दीगर लीडर्स भी लंदन जाएंगे। ये एक मुशावरती मीटिंग्स उधर होंगी पार्टी लेवल के ऊपर, जिसके अंदर आगे आने वाले इलेक्शंस, मियाँ साहब की वापसी और जो दीगर मामलात हैं पार्टी के हवाले से वो डिस्कस होंगे। तो ये एक जो है वो उनका वो भी एजेंडा है। इसमें और राणा साहब मेन स्टिकिंग पॉइंट इस वक्त क्या आप लोगों को लग रहा है? वही कानूनी मसाइल मियां नहीं, साहब की देखिए, वापसी में? मियां साहब की वापसी पे एक तो बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्शन कैंपेन हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे, और पार्टी जो है वो देखेगी कि कौन सा टाइम जो है वो बेहतर है कि वो आके कैंपेन को लीड करें। और फिर डेफिनेटली लीगल मामलात भी हैं, वो अपने लीगल मामलात को आके फेस करेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं, ये डिस्कशन जो है इसके ऊपर होगी वहां लंदन के अंदर। ठीक। बैरिस्टर साहब, हर सियासी लीडर को यहाँ पे कानूनी मुश्किलात का सामना होता है। इस वक्त जो खान साहब को जिस किस्म की मुश्किलात का सामना है आपसे बेहतर कौन जानता है। आज जो मुकदमे की समाअत हुई जमानत के हवाले से, गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप तमाम लॉयर्स मौजूद थे, उसका अगर थोड़ा सा ब्रीफली आप हमें बता सकें कि अब किस तरफ जा रही हैं चीज़ें। काजमी साहब, हमारे अपील के साथ जिस तरह कानूनी तरीके कार है, हर ये तोशाखाना वाला जो केस है, सज़ा हुई है, 3 साल की सज़ा हुई है, ये मैक्सिमम सज़ा है उस जुर्म के लिए जो जज साहब ने कहा कि उसने कमिट किया है। तो लेकिन कानून के एतबार से ये समझा जाता है कि 3 साल की सज़ा शॉर्टेस्ट सेंटेंस है। ये सेंटेंस में जो अपील हमने फ़ाइल की है कि ये कन्विक्शन नहीं बनती, उसके साथ ही हमने एप्लीकेशन दी है कि जब तक कोर्ट इसको सुने कि हमारी कन्विक्शन बहाल रखे या ना रखे, तब तक हमें बेल पे आप रिलीज़ करें। तो ये एक प्रिंसिपल है कि जज सेंटेंस को सस्पेंड कर देता है। आपके साथी तो सुबह ट्वीट्स कर रहे थे कि आज वो बिल्कुल सस्पेंड हो जाएगी और जमानत हम यही तवक्को रख रहे थे, और हो सकता है, लेकिन अदालत एक तरीक़ेकार से चलती है। दूसरी पार्टी ने एक ऑब्जेक्शन उठा लिया, उन्होंने कहा जी कि एक रिक्वेस्ट उनकी तरफ से ये आई है कि हमारे पास फाइल नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, हमने वो रिकॉर्ड देखना है। उनकी तरफ से तो 2 हफ्ते की रिक्वेस्ट है, बथैंक्स अदालत ने उनको 1 दिन का टाइम दे दिया है। अब परसों के लिए लगा हुआ, इंशाल्लाह ताला 24 को हमें उम्मीद है कि सस्पेंड हो जाएगी जजमेंट। अच्छा, एक और चीज जो सामने आई, जो मीडिया में रिपोर्ट भी हुई, कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं अटक जेल में, उनको किन हालात का सामना है। वहां एडिशनल सेशन जज हैं शफकतुल्लाह खान साहब, उन्होंने अटक जेल का दौरा किया और उस अपनी जो रिपोर्ट लिखी, उस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के सेल के ऐन बाहर सीसीटीवी कैमरा नस्ब है। उनके टॉयलेट की एल शक्ल की जो दीवार है वो महज 2.5 से 3 फुट ऊंची है। जज साहब ने आगे अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चेयरमैन पीटीआई की जो शिकायत हैं वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त हैं। उन्हें इस हालत में रखना पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 257 और 771 की खिलाफ वर्जी है। उसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई ने यह भी शिकायत की कि वकला और अहलिया से मिलने में भी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी तरफ सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि वो इन तमाम शिकायत के अजाले के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो ये सूरत हाल है जनाब जेल के अंदर। आप उनसे उस दिन मिलने भी गए थे, दीगर वकला भी गए थे। क्या इनके अलावा भी और कोई मुश्किलात का सामना उनको? देखिए, मुश्किलात तो सारे सामने, क्योंकि अदालत में हमने जो एप्लीकेशन फाइल कर दी, और हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर लिया था कि उनको एक तो बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। दूसरी हमारी सबसे 2 रिक्वेस्टें आम थी। एक, वकला को एक्सेस दी जाए,
फैमिली घर का खाना दिया जाए और डॉक्टर से मिलने दिया जाए। आज तक डॉक्टर से उन्होंने मिलने नहीं दिया और घर के खाने की भी इजाज़त नहीं दी है, वकीलों को भी इजाज़त नहीं मिली है। अब वकीलों को इजाज़त इस तरह की, लास्ट टाइम भी हम गए तो जब मैं मिलना चाह रहा था तो ये इनकार हुआ कि नहीं आप नहीं मिल सकते और कोई भी और वकील आ जाए, जबकि हम चाह रहे थे कि वो वकील मिले। ये दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ मीटिंग के मैं चला जाऊँ और खान साहब को देख के वापस आ जाऊँ। हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लेनी है, केस डिस्कस करना है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, इंस्ट्रक्शन लेनी है, उसकी वजह से वो फ्री एक्सेस नहीं मिलता। तो खान साहब जिस तरह वो कहते हैं तो खान साहब को अपना किट नहीं मिल रहा, शेविंग किट। अच्छा, वैसे उन्होंने शेव की है, ये दाढ़ी रखी हुई है खान साहब ने? शेव बड़ी हुई थी। बैरिस्टर उमर नियाजी साहब मिले थे, उन्होंने कहा शेव बड़ी हुई है। खान साहब कह रहे थे कि मेरा शीशा नहीं है कि मैं उस पर वो करूँ, शेव अब कोई पता चला कि शीशा मुहैया किया? आज बेगम साहब जा रही थी, शायद उनको अभी होगा, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद हमें एक्सेस नहीं दिया गया। हाई कोर्ट की तरफ से ये था कि 6 दिन ने हाई कोर्ट ने जिस वक्त बुलाया, सुपरिटेंडेंट की तरफ से आया, जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से आया, तो कोर्ट में ये कहा गया कि ये मंडे टू सैटरडे आ सकते हैं 6 दिन, और 6 दिन 8 से लेकर के 3 बजे तक आ सकते हैं। लेकिन हमें उन्होंने एक्सेस नहीं दिया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप ट्यूसडे बेगम साहब आ सकती है और थर्सडे एक वकील आ सकता है। ठीक है। शैला रजा साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम शैला साहबा। अभी तो पहले तो ये आप बताइए कि जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का जिक्र हो रहा था, पहले भी होता रहा, उस वक्त पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमें कोई इतना वाज़े नहीं लगा। इस वक्त आप लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने से एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने माजरत ही कर ली है, आप लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि 90 रोज़ के अंदर ही इंतखाबात हों? अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि 2 अलग केसेस हैं और इसको हम बड़े मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त तो असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूरेशन वो पूरी हुई है, और उसमें तरीक़ा यही था कि अगर आप ड्यू डेट पे डिज़ोल्व होती हैं ऑटोमेटिकली तो उसमें 60 डेज़ में, और अगर आप एक दिन पहले भी कर देते हैं तो 90 डेज़ में। जो पहले मसला था उसमें सीएम जो है या प्राइम मिनिस्टर जो है उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और उस कॉलेज के अगर 99.9% लोग ये कहें कि आप असेंबली नहीं तोड़ें तो ये बहुत गलत बात होगी। कोई ये मेरा खिलौना नहीं है कि मेरे अब्बा ने दिलाया था और मैंने तोड़ दिया, ये अवाम ने भेजा हुआ है और उनके रिप्रेजेंटेटिव इसे कह रहे थे कि ना तोड़ा जाए। तो ये बात है, और फिर पूरे मुल्क के इलेक्शन अलग वक्त पे और बड़े सूबे के और एक केपी के अलग वक्त पे, तो इसके बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो जाहिर है हमारा मौक़िफ़ दूसरा था कि सारे मुल्क में एक साथ होने चाहिए। अब रही बात, और क्योंकि एक प्रेसिडेंट भी सेट हुआ था बीबी साहिबा की शहादत पे, तो वो एक कर दिया गया था आगे। अब जो सूरत हाल है इसमें हमारा तो यही है कि वो, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन शैला साहिबा मैं वापस भी आता हूँ, लेकिन मैं आपका ब्रीफ कमेंट लेना चाह रहा हूँ कि जिस किस्म की खबरें आ रही हैं अटक जेल से, पिछले दौर में भी हमने देखा जैसे फरियाल तारपुर साहिबा को गिरफ्तार किया गया, बहुत दीगर सियासतदानों की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, माजी में आपकी अपनी भी मिसाल मौजूद है। क्या ये रवैये अब ख़त्म नहीं होने चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही गलत बात होती है। ह्यूमन राइट्स का भी मसला है, जेल मैनुअल भी मौजूद है, और अगर हमारे लीडर्स जो हैं उनकी ये ज़बानें हो जाएं कि पंखा निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, और मेरा दौर होगा तो सब जेल में होंगे, और फिर उनके साथ वो तो करें ही करें, लेकिन अगर फिर ये खबर आए, लेकिन मैंने जो खबर पढ़ी थी उसमें ये था कि उनको एक बड़ी बैरिक दे दी गई है, नहा सकते हैं, और कल परसों के अखबार में मैंने पढ़ा था ये। तो जो एक राइट है वो मिलना चाहिए। आप यकीन करें कि मैं मास्टर्स फाइनल कर रही थी और मुझे जिस बैरिक में रखा गया था उसमें स्मगलिंग की ख़वातीन, उसमें कत्ल की ख़वातीन। तो फिर जब मैं जेल गई तो मैंने कहा, जब मैं कोर्ट गई तो मैंने कहा कि जी मुझे आप मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, सेमेस्टर हो रहा है, तो मुझे जगह दी जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इन्हें दें बी क्लास। तो वो बी क्लास जो थी वो एक बैरिक थी जिसमें सज़ा के तौर पर लोगों को अलग रखा जाता है। तो उसमें मुझे एक खातून दे दी थी, लड़की दे दी थी जिसको जेल की ज़बान में बर्दाश्ती कहते हैं,
वो उसको मैंने बर्दाश्त किया था। मतलब देखें ना, ये तो आप जो बता रही हैं कि फिर गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान इस निज़ाम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, उसी तरह से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। राना साहब आपकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंध में इस तरह से नहीं है। हमने एक तो जेल बहुत अच्छी कर दी है, अच्छा, बहुत बेहतर कर दी है। और मैंने समझा शाले साहब आप कहेंगे सिंध में जो जेल जाता है उसको हम 5 मरले का प्लॉट भी साथ देते हैं। वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो आज तक अपने घर में, मेरा तो आज तक अपना घर नहीं है, लेकिन यह है कि क्योंकि आपने उसे जेल नहीं भेजा है, आपका काम है जेल कस्टोडियन है, कि जेलर कस्टोडियन है, तो आपको उसको सारी सहूलत देनी है। तो मैं दावा करती हूँ कि कराची जेल का कोई भी विजिट करे और अगर सिंध हुकूमत की कोई गैर मेयारी काम नजर आए तो हमें बताएं। ठीक है। राना साहब, पिछले दौर में भी हमने देखा कि आपके जो अपने लीडरान है, कायदीन है, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जिस तरह का मुकदमा चलाया गया, फिर जिस हालत में उनको रखा गया। लेकिन मैं ऑन प्रिंसिपल आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये क्यों हर 6 महीने बाद, 6 साल बाद किरदार बदल जाते हैं, स्टोरी वही रहती है। आखिर कब इस चीज से हम निकल सकेंगे? देखिए, जहां तक ये है कि हम इससे कब निकलेंगे, देखें, इस मुल्क के अंदर 2-3 चीजों के ऊपर फैसले होने वाले हैं। एक तो जमहूरियत के ऊपर सियासतदानों को इकट्ठा होने की जरूरत है कि वो आपस में मिलके रूल्स ऑफ द गेम सेट करें। काफी हद तक जो है ये मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, और आपने देखा कि हुकूमत गवर्नमेंट का एक वर्किंग रिलेशनशिप नजर आया 2008 से 18 में, लेकिन वो टूट गया जब पीटीआई की हुकूमत आई। वो शायद जो नैरेटिव जो पीटीआई ने लिया उसमें ये था कि मैं अच्छा हूं, बाकी सब गंदे हैं और इनके साथ मैं बात नहीं कर सकता, उसकी वो एक मेजर वजह बनी। तो ये चीजें अगर वहां आपस में सियासतदान बैठ जाएं तो मैं समझता हूं कि इन रवैयों में कमी आ सकती है। लेकिन आपको याद होगा कि जो साबका वजीर आजम शहबाज शरीफ है, उन्होंने असेंबली में कहा कि हमें दोबारों में चुना जा रहा है और ये शायद एजेंडा है, और इसी तरह फिर वो देखने को मिला। तो अभी मैं नहीं समझता कि उससे आप जो है एक कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन बात तो सही है कि जो भी जितने भी वजीर आजम है उनको जेल देखने पड़ते हैं, लेकिन 9 मई का वाकया हुआ, अभी साइफर का वाकया हुआ, तोशा खाना पे उनको सजा हुई है। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए, और जो जेल मैनुअल है वो भी फॉलो होना चाहिए। वो कहीं कतन उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां देखें, मुझे इस चीज पे हैरानगी होती है कि यही वो लीडर है जो दर्स दिया करता था कि आपको जानों के नजराने देने पड़ेंगे हकीकी आजादी के लिए, जो बच्चों को कहता था कि आपको बाहर निकल के जाने देनी होंगी। लेकिन फिर किसी लीडर जो हमारे दौर में हुए, उन्होंने जेल की सफाई के ऊपर चीखें नहीं मारी। उन्होंने जो है वो ये जिस तरीके से अभी तकलीफ में वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर जेन्युइन है तो दूर होने चाहिए, मैं ये कहूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जब ये तकलीफ से हमारे लीडर गुजर रहे थे तो तब उन पे हंसा जाता था और उनको कहा जाता था कि ये तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, इनके साथ और भी बदतर होना चाहिए, इनके तो और भी फैसिलिटीज ले ली जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राना साहब, मैं बैरिस्टर साहब से भी पूछता हूँ। देखिए, बैरिस्टर साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, हो सकता है कुछ से आप इख्तलाफ करें, लेकिन हमने देखा यहाँ पे कि राना साहब ने जो जिक्र किया कि यहाँ पे जिस तरह के मुकदमात हुए, जेल के अंदर जो सलूक हुआ, इवन कि खान साहब खुद भी अपनी तकरीरों में कहते रहे एसी उतरवा दूंगा। तो ये देखें ना, फिर ये अब वही कहते हैं ना कि अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा तो आज फिर चीजें स्नैच पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स से देखिए, पुराने दौर में जैसे भी हुआ, अगर गलतियां हुई तो गलतियों का अजाला होना चाहिए, उसको दोहराना नहीं चाहिए। और ये रविश अब ख़त्म होना चाहिए कि एक दूसरे को हम इन्वॉल्व करें, ऐसे गलत केसेस में इन्वॉल्व करें और फिर लेके आए। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में पैदा हो रही है और इसी वजह से इकानमी आजकल कितनी ख़राब है और किस कदर है। देखिए, वी हैव टू टेक अप द इनिशिएटिव एंड समवन हैज to go a step back and we have to bring in for the people। और फिर उसके लिए ये भी जरूरी है कि एडमिट भी किया जाए कि फरियाल तालपुर साहिबा भी यहाँ गिरफ्तार हुई। देखिए, बाकी भी लोग हुए, जो ये भी अगर कोई बंदा, मैं ये कह रहा हूँ, कोई no one should be above the law। कोई भी जुर्म करे सज़ा मिलनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस से गुजार के जाएं। कोई हैवी हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के साथ ज्यादती होनी चाहिए, उसके अजाले होने चाहिए। लेकिन जितने रूल्स रेगुलेशंस है, हमें अब रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। ये जो लोग, आप कौन सा मुल्क है जो एक लीडर के खिलाफ हुकूमत ख़त्म हो जाने के बाद आप उस लीडर के खिलाफ जाकर के 200 केस बनवाते?
350 मरतबा वो केसेस में पेश हो रहा है। जज साहब के पास जाकर कि वो कह रहे हैं आज मैं आया हूँ, मुझे सिर्फ इतना टाइम दे दें, मेरे गवाह कराची से आपके सामने आ जाए, वो कहता है मैं आपका राइट ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हैवी हैंडेडनेस, इस तरीके से ड्यू प्रोसेस की वायलेशन अब हमेशा के लिए ख़त्म होने चाहिए। ठीक है। मैं मैडम शैला रज़ा कुछ कहना चाह रही हैं। जी शैला रज़ा साहब आप ऐड करें। देखिए, बात यह है कि ऐसी बात नहीं है, 7 से 8 दफ़ा जो है वो राइट उन्हें मिला है कि गवाह पेश करें और ये करें, उन्होंने कभी सीरियस लिया नहीं। फिर भी मैं ये समझती हूँ कि अदालत में तो हम नहीं बात कर रहे ना, अदालत में तो यकीन है आपको, हमसे ज़्यादा अदालत को किसने भुगता है अदालतों को, लेकिन आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। आप को तो बड़े मौक़े दिए गए, 7 से 8 दफ़ा मौक़े मिले कि गवाह को पेश किया जाए, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल बात है वो ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल ही लाहौर से और मुख्तलिफ़ जगह से, इस्लामाबाद से आई हूँ, तो वो मौसम नहीं है जिसमें दूसरे लोग जेल में थे, और अभी तक मुझे इत्तला नहीं आई है कि किसी ने ये कहा मौसम तो देखिए जेल के अंदर तो शैला रज़ा साहिबा कोई भी मौसम अच्छा नहीं लगता, चाहे बाहर का मौसम भी हो। मैं 4.5 महीने जेल में रही हूँ और 27 दिन मैंने CIA सेंटर काटा है। मैंने गर्मी भी देखी है, सर्दी भी देखी है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ कि देखिए ये एक केस है जिसमें वो गए हैं, दूसरों पे तो केस नहीं, और वो खामखा उनको किया जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी लीडर ने ये नहीं कहा है कि हम इनका AC उतार देंगे, हम इनका ये कर देंगे ना, ये कहा था कि हमारे ज़माने में ये जेल में होंगे, इन्हें खुद पता था। चले यहाँ पे जरा वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और मरियम नवाज साहिबा को और नून लीग को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है, क्या तफसीलात हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आई नून लीग के लिए। शुगर मिल का जो केस था जिसमें ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की हुई थी नैब ने, वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने वापस ले ली और उस मसले पे मरियम नवाज साहिबा को बड़ा रिलीफ मिल गया। अब मसला यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया नैब की जानिब से, कहा गया कि जब से नैब क़वानीन में तरमीम कर दी गई है, अब ये केस एक तरह से गैर मौसर हो गया, इस वजह से हम अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। राना साहब, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब नैब क़वानीन में तरमीम की जा रही थी तो बार बार इस चीज़ का जिक्र कि ये तरमीम इसलिए की जा रही हैं कि चंद ख़ानदान इससे रिलीफ लेना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त बताया गया नहीं नहीं नहीं, ये तो अवाम के मफाद में की जा रही हैं, ये तो इससे तो दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा। अब इस केस के फैसले के बाद आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, जो नैब के कवानीन थे पुराने, वो काले कानून थे, और इसका जिक्र मुख्तलिफ जो जस्टिसेज हैं, जब उन्होंने हमारे लीडरान या दीगर लोग जो उसके नैब की हिरासत में थी उनके बेल्स के ऊपर इसका जिक्र किया कि यहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो लॉज बनाए गए वो उसने ट्रांसपेरेंसी को बेहतर किया नैब के हवाले से। और ये जो मामला जो चौधरी शुगर मिल का, जिसपे इन्होंने वो अपनी जो बेल मनसूखी की प्ली वापस ली है, ये प्राइवेट मैटर है, इसमें पब्लिक मनी कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है कि लोन लिया गया, वो कहाँ लगा, क्या हुआ, शेयर ट्रांसफर हुए, ये इससे पब्लिक मैटर्स का कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन इसको भी नैब ने एक उसके ऊपर केस बना दिया गया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। तो मैं समझता हूं कि जब तक आप इस नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो तब तक जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपका मुल्क जो है वो आगे उस तरीके से नहीं चल सकेगा, और चल भी नहीं रहा। तो मैं समझता हूं कि जो काले कानून, अब ये जो टाइम है, अब आप देखें हमारा 16 महीने गुजर गए, हमने नैब को एज अ आला इस्तेमाल नहीं किया। उसको कंपेयर करें आप पिछले जो टेन्योर है PTI का, तो अभी इंक्वायरी स्टेज के ऊपर लोगों ने 6-6 महीने जो है वो नैब के अंदर गुजारे। अच्छा, इसमें अगर आप जेली क्वेश्चन ले लें कि आपने कहा कि वो क़वानीन जिनसे ये तासुर मिले कि किसी को विक्टिमाइज किया जाएगा, हालिया अरसे में हमने देखा कि 2 ऐसे क़वानीन जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि मैंने जनाब इन पे दस्तखत नहीं किया। एक आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है और एक ऑफिशियल सीक्रेट जो सर्विस एक्ट है उसका तरमीमी बिल है। ये जो दोनों क़वानीन है, अब बहस जो भी चल रही है, क्या आपकी जमात अभी भी इन दोनों क़वानीन को सपोर्ट करती है? वैसे तो आपकी हुकूमत ने इसको पास किया। देखिए, बिल्कुल हुकूमत ने पास किया, तो इसका मतलब है कि हम इसको
सपोर्ट करते हैं, तो ये हमने असेंबलियों से पास करवाया। और तो इसके इस अंदर पे आपकी देखें, क्यादत अगर खुल के बयानात क्यों नहीं दे रही कि बताए कौम को कि ये हमारे कानून है और हम इसके पीछे खड़े हैं और सदर ममलिकत गलत बात कर रहे हैं? नहीं, वो पता है, अभी कल भी जो हमारे साबका लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका दफा किया, इन कवानीन का। और इसके अंदर देखें, अगर कोई जो है वो सेंसिटिव पोस्टिंग्स के ऊपर है, तो उसको सियासत में उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सियासत का में हिस्सा अगर वो बना लेता है, 5 साल 2 साल से उसको 5 साल कर दिया गया। इसी तरह अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लीक करता है या उसके ऊपर कोई प्रोपोगेंडा करता है, तो फिर डेफिनेटली उसको जवाबदेह होना चाहिए। तो ये भी जो कवानीन है, ये कोई ऐसे तो नहीं है कि जो बिला वजह किसी के ऊपर आप केसेस बना लेंगे। इसके अंदर कोई एट फॉल्ट होगा, कोई जो है वो मिसयूज करेगा अपनी अथॉरिटी को, तो तभी उसके ऊपर जो है वो केसेस बनेंगे। तो मैं ठीक समझता हूं कि ये इसके ऊपर हमारी पार्टी पीछे नहीं हटी। ठीक। अच्छा शैला साहिबा, आपकी जमात के अंदर से हमने सुना कि कुछ आवाज़ें ऐसी उठी, सेनेट के अंदर भी हमने देखा कि इन कानून के ऊपर तनकीद की गई, लेकिन बाद में आपकी हुकूमत ने इसको पास करवा दिया। अब जब से ये तनाज़ा सामने आया, अगेन हमें कहीं पे बिलावल साहब को कोई बयान नहीं सुनाई दे रहा, इसी तरह जरदारी साहब भी इस पर कुछ नहीं फरमा रहे। तो खुल के हमायत करें इन बिलों की, और क्या पीपल्स पार्टी इन बिलों की हमायत करती है? अच्छा, पहले तो मैं नैब वाली बात करूंगी कि हम तो नैब के इदारे के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, और हमने नून लीग से काफ़ी चाहा कि हम नैब में जो है इसको ख़त्म ही कर दें, क्योंकि ये पैरेलल है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसके जो बहुत सारे मसाइल थे। तो वक्त के साथ साथ सबको समझ आता है, और मैंने मचाया, टूथलेस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि उनके दौर में ही आवाज़ें आती रही कि इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे तो जो मुकदमे बनाए गए वो मुकदमे पहले ही बेजान थे, उनको दोबारा खोला गया, बनाए नहीं गए। और उनसे एक इंतकामी जो एक पीटीआई चेयरमैन की एक इंतकामी हवस, इंतकामी कार्रवाइयों की आदत थी, उसको इस्तेमाल किया गया। अब जहाँ तक बात देखिए, इसमें हमारे हमेशा से इतराज़ थे। पहले भी हमने जब आर्मी कोर्ट की बात होती थी तो हमने कहा था कि एक उसमें हाई का जज जो है उसको रखा जाए और अपील का राइट ऑफ अपील दिया जाए। लेकिन उस वक्त भी और कोई भी हमारा साथ नहीं देता था, और हम ये कहते थे कि मिसिंग जो है वो 24 आवर्स से ज़्यादा का ना हो। लेकिन अब तो ये सिंपल इनके पास सिटिंग मेंबर्स, देखिए कोई कानून जो है ना वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, लेकिन जब उसको रिपील करना हो तो 2/3 चाहिए होती है। तो ये बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल रही कि सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है। हदूद ऑर्डिनेंस भी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया था, और फिर ज़ियाउल हक परवेज मुशर्रफ के वक्त उनके लोग गायब हो गए। देखिए ना शैला रज़ा साहिबा, आप लोग चाहते तो इन दो कानून को रोक सकते थे ना, मतलब कि रिजर्वेशंस भी शो कर रही है पीपल्स पार्टी, खुल के सामने भी नहीं आते, और जो है वो हमायत भी कर दी थे, नहीं खुल के सामने भी आए। रज़ा रब्बानी ने इस पे खुल के बात भी की, लेकिन बात वही है कि जब कोई कानून बनता है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या इसके मुखालफत में वोट दिया? मुखालफत में तो किसी ने वोट नहीं दिया आपकी जमात में से। उसमें बहुत सारे लोग हमारे नहीं भी थे, और जो सिटिंग थे वो अगर आइज नहीं भी कहें तो जो नून लीग के लोग थे उनकी काफ़ी तादाद थी, और आइज के ठीक है। राना साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं देखिए, मैं समझता हूं कि ये बिल जो है वो कोalition पार्टनर्स की सपोर्ट के बगैर तो पास नहीं हो सकते। नहीं, वही ना, कोलिशन पार्टनर्स तो सारा जिम्मेदारी आप पे डाल रहे हैं बहुत सारे मामलात में। अच्छा बैरिस्टर साहब, जब ये बिल आया उस वक्त यहाँ तक कहा गया कि इसमें एक कॉमा, मैं शैला साहिबा आपकी तरफ आता हूँ। बैरिस्टर साहब, उस वक्त कहा गया कि इसमें एक कॉमा, एक फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया गया, ये बिल तो पीटीआई के दौर में बना था। तो अब जिस तरह शैला साहबा भी फरमा रही थी कि वक्त के साथ साथ लोग सीखते हैं, तो आप लोगों ने भी कुछ सीखा है उस ज़माने में, तो आप लोग भी इस तरह की कानून साजी करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कानून साजी नहीं की गई थी, और ख़ासकर ऐसी कानून साजी कोई नहीं की गई थी जिससे सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग और फिर आप कानून साजी करें। और ख़ासकर जो आर्मी एक्ट है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं हुआ था। देखो, बेसिक एक दो चीज़ें ज़हन नशीन करनी चाहिए। जहाँ तक नेब का ताल्लुक है, जो हम सारे कहते हैं कि ड्रिकोनियन है, इसका मकसद ये नहीं है कि वी गेट रिड ऑफ नेब लॉ। देखो, करप्शन पे वी हैव टू बी वेरी हार्ड ऑन इट।
ये नहीं होना चाहिए कि मैं अगर 50 करोड़ से कम करप्शन करूँगा तो ये सिरे से ऑफेंस नहीं बनेगा। रिफॉर्म्स की मुतकाज़ी हमारे लिए बहुत है, हमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए, लोगों के राइट प्रोटेक्ट करने चाहिए, इनोसेंट उसके विक्टिम नहीं होने चाहिए। लेकिन वो रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ जो टीथ है जिस तरीके से और वो एक डेटरेंट प्रोवाइड करता सोसाइटी में, हम उसको ख़त्म करें, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट का एक तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, सो बीइंग देयर इनको नहीं करना चाहिए था कानून साजी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जब नेब मैटर हमारे सामने था तो आपने नई कानून साजी की, वो भी हमारे साथ कैंसिल वो होनी चाहिए थी। सिंध, शैला साहिबा को पता होगा, सिंध हुकूमत में ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, पीछे से उन्होंने तीन ऑर्डिनेंस लेके आए थे और ऑर्डिनेंस को फिर एक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सारे ख़त्म कर दिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है फिर आप उसमें अमेंडमेंट करें। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं समझता हूँ पार्लियामान सबसे सुप्रीम है, पार्लियामान का हर बंदा सुप्रीम है, और पार्लियामान में जो लोग बैठे हैं उनको चाहिए कि अपने इंडिपेंडेंस अप्लाई करके माइंड अप्लाई करे और वो अपनी मर्ज़ी मंशा के मुताबिक और ज़मीर के मुताबिक वोट दे। मुझे भी बड़ा दुख हुआ है जब इवन पीटीआई के कुछ सेनेटर ने उसमें वोट डाला, बल्कि पूछा ही नहीं गया, एक मिनट के अंदर अंदर सारे लॉ पास हो गए थे ये वाले। मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक पार्लियामेंट में मैं बैठा हूँ पर मैं मर्ज़ी का वोट नहीं देता। मैं कहता हूं बस मुझे तो हिदायत है। नहीं, पर इसमें बैरिस्टर साहब ये भी है ना कि फिर पार्लियामान को हम कितनी अहमियत देते हैं। आपके दौरे हुकूमत में कितनी दफ़ा वज़ीर आज़म साहब आए, कितनी अहमियत दी पार्लियामान को। शैला साहिबा कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी शैला साहिबा। ऑर्डिनेंस ही आते रहे, असेंबली होते हुए ऑर्डिनेंस ही आते रहे, कोalition गवर्नमेंट की बहुत कुछ था। और देखिए बहुत ज्यादा ऑर्डिनेंसेस पे काम किया गया पीटीआई के दौर में। वैसे मैं शैला रजा साहिबा आपसे एक छोटी था, सी इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि जब रजा रुबानी साहब वजीर कानून थे उस दौरान औसतन 100 ऑर्डिनेंस सालाना आए उस दौरान। तो ये बड़ा हमारा अनफॉर्चुनेट पहलू है हमारी सियासत का कि अपने दौरे हुकूमत में हर पार्टी जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आती है। तो मैं इसी तरफ आ रही थी। इस असेंबली, इन असेंबलीज में और पीपल्स पार्टी की असेंबली में बहुत फ़र्क था। 342 के हाउस में हम 126 थे। हमने 18वीं तरमीम भी की, हमने जो है वो बेहतरीन क़वानीन भी पास किए, ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन की। हमें तो बड़ा मसला था, हम तो 62-63 भी ख़त्म करना चाहते थे और ये भी, तो ये हमारी मजबूरी थी। आपके दौर में तो कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन ऑर्डिनेंस आते रहे। अभी जो है इतने बिल्स आए कि रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि मैं राजवाड़े में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कहा कि बिल जब आता है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। वो देखिए ना शैला रजा साहब, इसमें छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आपकी अपनी हुकूमत थी ना, बिल्स कोई तरीके इंसाफ तो नहीं पेश कर रही थी, ना ही जमात इस्लामी वाले। वो तो कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन हुकूमत, जिसमें वजीर खारजा बिलावल साहब का कोई इख्तलाफी नोट ही दिखा दें हमें जो उन्होंने काबीना में दिया हो। जिस दिन वजीर खारजा मौजूद नहीं थे, रज़ा रब्बानी साहब ने उस पर बहुत एतराज़ात किए थे, लेकिन ये बिल पास जिस तरह हुए हैं इस पे हमें हैरानी तो है। मैंने कहा सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो जाता है। ठीक है राना साहब, आपने सुना ऑब्वियसली कि कोलिशन हुकूमत थी, आपका भी किरदार था, लेकिन ऑब्वियसली अब चीज़ें जा रही हैं इंतखाबात की तरफ। एक चीज़ के ऊपर लगता ये है कि अब बहुत सारी जमातें मुतफिक हो रही हैं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब की वापसी को भी इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ। एक चीज़ हमारे सामने आई कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकात गालिबन पाकिस्तान के सफ़ीर से हुई लंदन में पाकिस्तान के सफ़ीर उनसे मिलने गए। इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई ऑफिशियल मुलाकात थी, किस सिलसिले में ये मुलाकात थी? देखिए नहीं, मेरे पास ऐसी कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तानी जो वहाँ के सफ़ीर हैं वो मिलने गए नवाज शरीफ से। मेरे ख्याल से गालिबन कोई तस्वीरें भी आई हैं, लेकिन ये कोई बड़ी हाई फाई मुलाकात नहीं होती ये, और ये इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है कि वहाँ के हाई कमीशन का कोई ऑफिसर जो है साबका वजीर आजम के पास विजिट करे, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, असल में वो जो सवालात जन्म ले रहे थे कि उनका जो लीगल स्टेटस है इस वक्त, जिस तरह वो अदालतों को मतलूब है, उसकी वजह से फिर सवालात जन्म ले रहे थे। देखिए लीगल स्टेटस उनका जो भी हो, लेकिन वो 3 दफा साबका वजीर आजम रह चुके हैं, ये भी स्टेटस उनका जो है वो बहाल है। और फॉरेन ऑफिस का अगर कोई बंदा उनसे मिलने जा रहा है तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं। उनसे तो सऊदी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी मिलते रहे हैं, यूएई गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी मिलते रहे हैं, और दीगर
फॉरेन सफारतकार जो डिप्लोमेट्स जो हैं वो भी उनसे मिलते रहे ठीक हैं। तो ये अच्छा कोई राणा साहब, अगर अनहोनी काइंडली आप बात नहीं है। ब्रीफली बता दें कि 90 रोज के मुतालबे पे क्या आप भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं कि यहाँ पे भी इख्तलाफात हैं? ब्रीफली। देखिए, एक तो अब ये बात हम क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं करती, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। उन्होंने एक स्केड्यूल डिलिमिटेशन का दे दिया है, हमें कोई इतराज नहीं होगा अगर 90 दिन में इलेक्शन हो जाए या 120 दिन में इलेक्शन हो जाए। लेकिन 9 हम साल बाद समझते हैं कि जो नहीं, लेकिन मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि जो हमने कंसेंसस के साथ हमने पास किया, हमने उसको सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जो है सेंसस को जो है नोटिफाई किया, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें एमक्यूएम भी थी, उसमें और कोalition पार्टनर्स भी थे, उसमें किसी ने इतराज नहीं किया, यूनानिमसली पास हुआ। तो वो हम समझते हैं कि अगर हमने पास किया हम उसको ऑन करते हैं कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए। चले कम से कम आप ऑन तो करते हैं पीपल्स पार्टी की। एक बात है कि ना वो बिलों को ऑन कर रहे हैं, वो उस मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग में भी बैठे, उसको रेटिफाई भी किया तमाम मामलात को, फिर एतराज भी करते हैं। नहीं है सबसे ज्यादा। जी राणा साहब, मैं मैडम आपके पास आता हूँ। राणा साहब जरा ब्रीफली मैं बस एक चीज ये जरूर कहूंगा, देखिए एट अ पर्सनल लेवल मैं समझता हूं कि आखिर में जो आखिरी चंद 2 हफ्ते थे उसमें बहुत सारे बिल्स जो हैं बगैर जो ड्यू डिलिजेंस या डिबेट है उसके जरूर पास हुए। ठीक है, असेंबली के अंदर जब बिल आए उसमें ड्यू डिबेट होनी चाहिए। तो वो ये मैं यहाँ अपने पर्सनल लेवल पे मैं समझता हूँ कि क्योंकि टाइम कम था और एजेंडा ज्यादा थे, तो इस वजह से वो उस तरह उतनी तवज्जो नहीं दी जा सकी। अच्छा शैला साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? ब्रीफली प्लीज। जी देखिए, ये जो सेंसस का मामला है, ये लास्ट ईयर 17 नवंबर को सेंसस को बिल्कुल पास कर दिया गया था। सिर्फ एक पीपल्स पार्टी की डिसेंटिंग नोट था, अदरवाइज चाहे जीडीओ चाहे एमक्यूएम वो सिर्फ सुबह में शोर मचा रही थी, फेडरल में उन्होंने शोर नहीं मचाया था। सबसे ज्यादा इतराज हमें था। और लेकिन मसला ये ना कि जिधर शोर मचाना था उस मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग में, वहां पे आप लोगों ने जाके उस पर दस्तखत कर दिए। हमारे कहने से दोबारा ये एक्सरसाइज शुरू हुई और एक दिन पहले भी सीएम साहब ने कहा कि मैं 60% इस डिजिट से इत्तेफाक करता हूं, बाकी जब डिजिट देखूंगा तो ये होगा। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अगर इलेक्शन अपने वक्त पे हो और एक्टिविटी तेज करके हो जाए तो ज्यादा बेहतर। बैरिस्टर साहब ब्रीफली अगर आप बता सकें, क्या आपको लग रहा है कि मैं सीसीआई पे एक लफ्ज़ से जरूर करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर जो ऑफिशियली पब्लिश हो जाए सेंसस तो उसी बेस पे आपने इलेक्शन करवाने। इलेक्शन एक्ट में ज़रूर लिखा हुआ सेक्शन 17 में कि जब ऑफिशियली पब्लिश हो जाए आपने डिलिमिटेशन करवानी। बस सेक्शन 22 में भी लिखा हुआ है कि आप 4 महीने पहले करेंगे जनरल इलेक्शन की डेट से। आइन मुतकाजी है इस बात का कि आइन प्रिवेल करेगा। जो मेरा क्वेश्चन था कि अभी भी आइन का यही है कि 90 डेज में 9 दोस्त के होगा, ये कोई नहीं। और ये जो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं मियां साहब को लाने के लिए, बरूस को एक बहुत बड़ा हर्डल है। आल्दो इन्होंने इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट कर ली, 62(1) की टेनेवर कम कर दिया, पर मियां साहब कन्विक्ट हो चुके हैं बाय नेम और वो 10 इयर्स का इनके एक आप तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करें मियां साहब की लंदन में पाकिस्तान के सफीर से मुलाकात हुई। ये मुलाकात क्यों हुई, इसका क्या एजेंडा था, तफसीलात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सोशल मीडिया के ऊपर एक फुटेज वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर फैसल मियां नवाज शरीफ साहब के ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं। इस फुटेज की क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ आजम चौधरी साहब ने एक स्टोरी की है, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस साथ साथ बरतानिया से सीनियर सहाफ़ी फरीद कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम तफसीलात लेंगे। आजम चौधरी साहब, पहले तो आप ये बताइए कि ये जो फुटेज है इसमें डॉक्टर फैसल क्या नवाज शरीफ साहब के ऑफिस से निकल रहे हैं? जी अतर साहब, असल में ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि पाकिस्तान के लंदन के अंदर जो हाई कमीशन है वो एक ऐसे शख्स के ऑफिस से निकल रहे हैं जो पाकिस्तान में सज़ा याफ्ता है और पाकिस्तान से इश्तिहारी करार दिया जा चुके हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ। उनके बेटे का ऑफिस है और वहाँ से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल मीटिंग करके बाहर निकल रहे हैं। जब ये फुटेज सामने आई तो उसके ऊपर बड़ी एक कन्फ्यूजन थी कि वो किस हैसियत में मियां नवाज शरीफ से मिलने गए हैं, क्योंकि अब तो पीडीएम की गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गया है और मियां नवाज शरीफ के भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अगर मुलाकात कर रहे हैं
इस हवाले से फिर हमने उनसे रब्ता किया। अच्छा, डॉक्टर सिर्फ यही चौधरी जानने साहब, के लिए- डॉक्टर फैसल साहब से आपने बराह रास्त रब्ता किया, पूछने की कोशिश की कि क्यों वो गए थे? जी, कल मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई डॉक्टर फैसल साहब से, तो मैंने कहा जी कि आप किस हैसियत से मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए थे? क्या ये ऑफिशियल मीटिंग थी या अनऑफिशियल मीटिंग थी, या उनके ऑफिस में गए हैं या उनके बेटों से मिले हैं, क्या थी इसकी तफसीलात? उन्होंने इस पे किसी भी किस्म का रद्द अमल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। अच्छा, मैंने उनसे कुछ 2-3 दफ़ा इस क्वेश्चन को बार बार पूछा और उनको ये भी यकीन दहानी कराई कि देखें, अगर आप हमें हक़ाइक़ से आगाह नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि सियाको सबाक से हटकर कुछ चीज़ें मीडिया के ऊपर आए और बाद में आपको एतराज़ हो। बहरहाल मैं यही चाहता हूँ कि आप हमें हक़ाइक़ से आगाह करें ताकि हम जो हक़ाइक़ पर मबनी खबर है वही इस पे चलाएंगे। लेकिन उन्होंने हर 2 सूरतों में अपना मौक़िफ़ देने से मौक़िफ़ नहीं इनकार दिया। किया। यहाँ पे ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पावर कॉरिडोर्स की टीम ने भी फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया। उनकी जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा, उनको ये सवाल भी भेजे गए कि आया ये मुलाकात क्या फॉरेन ऑफिस की मर्ज़ी से हुई, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या फॉरेन ऑफिस को इस मुलाकात के हवाले से पता है? ये तमाम सवालात उनको भेजे गए। अभी तक उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने खुद भी उनको कॉल की, हमारी टीम भी उनको कॉल करती रही, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई तफसीलात फॉरेन ऑफिस ने हमसे शेयर नहीं की हैं। अगर वो शेयर करेंगे तो वो तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लंदन से हमें फरीद कुरैशी साहब इसमें जी इसमें प्लीज एक बोलिए चीज़ चौधरी और साहब। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। एक चीज़ और थी, मैंने बाद में उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा कि हम क्योंकि ये खबर चला रहे हैं और अगर आप किसी भी टाइम पे समझे कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे तो हमारी स्क्रीन अवेलेबल है, आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन कल से अब तक उनका कोई रिप्लाई नहीं मुझे आया। ठीक है, लंदन से फरीद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। कुरैशी साहब, क्या ये मुलाकात हुई? क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं? ये जो फुटेज है ये नवाज शरीफ साहब या उनके साहबजादे के ऑफिस के ही बाहर की फुटेज है? जी काज़मी साहब, थैंक यू। ये बिल्कुल हसन नवाज का दफ्तर जो कि स्टैन होप प्लेस में है उसकी फुटेज है और हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ही हैं जो उस इमारत से निकल रहे हैं। और चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि जब आप मालूमात को छुपाते हैं या इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो फिर बहुत सारी अफवाहें भी जन्म लेती हैं और बहुत सारी स्टोरियां सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी डिस्कस की जाती हैं। तो बेहतर तो ये था कि हाई कमीशन इस हवाले से प्रेस रिलीज जारी करता और बताया जाता है कि उनकी मुलाकात। अच्छा, वैसे हाई कमीशन से कोई सहाफियों ने वहां पे राब्ता किया लंदन में? लंदन के तमाम सहाफियों ने हाई कमिश्नर साहब से भी पूछा, उनके जो स्टाफ है उनसे भी पूछा, लेकिन उनकी तरफ से कोई मालूमात नहीं दी गई। काम जो जराए हैं उनका ये कहना है कि एक कर्टेसी मुलाकात थी और डॉक्टर फैसल ने नवाज शरीफ को बताया कि वो बरतानिया में अपने इस के दौरान क्या करना चाहते हैं और तिजारत के हवाले से उनकी क्या प्लानिंग है। नवाज शरीफ ने भी उस हवाले से उन्हें मशवरे दिए, लेकिन ना ही उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई प्रेस रिलीज जारी की गई हाई कमीशन की तरफ से और ना ही मियां साहब के ऑफिस की तरफ से कोई बाकायदा। अच्छा, ये चीज़ बड़ी हैरान कुन है कि पाकिस्तान में मियां साहब मतलूब हैं, सजा याफ्ता हैं, जो उनका लीगल स्टेटस है वो सबके सामने, उसके बावजूद ये मुलाकात होना। अच्छा, इस मुलाकात का जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि क्या एजेंडा था वो चीज़ें तो सामने नहीं आई। ये जो ऑफिस है हसन नवाज साहब का ऑफिस, क्या नवाज शरीफ साहब भी इसी ऑफिस को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासी मीटिंग्स के लिए? बिल्कुल, जब से नवाज शरीफ लंदन आए हैं शुरू में उनका इलाज भी यहाँ पे जो हुआ था उस दौरान भी अगर कभी वो सियासी उनकी एक्टिविटी भी होती थी तो वो इसी ऑफिस में बैठ करते थे। जो उनके लाइव यहाँ से खिताबात होते हैं पाकिस्तान वो भी इसी दफ्तर से होते हैं। लेकिन एक बात है कि नवाज शरीफ जो है वो जहाँ पर उन्हें सजा हो चुकी है उसके बावजूद वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, उनके पास बहुत कुछ है बात करने को। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि डॉक्टर फैसल जो है वो उनसे मिलने आए और उनकी मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, जिसके बाद वो रवाना हुए। ये कोई ऑफिशियल मुलाकात इस तरह से नहीं थी कि जिसमें हाई कमीशन का स्टाफ भी उनके साथ हो और बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ वो आए और बता के मुलाकात की जाए। इस तरह की मुलाकातें माजी में भी हमने देखी हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी जो थी वो भी नवाज शरीफ से मिला करती थी, इसी उनकी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर हमने उन्हें देखा है मुलाकात करते हुए नवाज शरीफ से। तो ये कोई मेरा ख्याल है कि पहली दफा ऐसे नहीं हो रहा, माजी में भी हो चुका है और एक कर्टेसी मीटिंग थी जिसको और आपका मालूमात को छुपाया ठीक गया। है, और आपका क्या आइडिया है कुरैशी साहब आपका कि ये हालिया चंद दिनों के अंदर ही ये मुलाकात हुई है, ये जो फुटेज है? बिल्कुल, ये गुज़िश्ता दिनों के अंदर ही है, 14 अगस्त से 1-2 दिन पहले की मुलाकात है मेरी उनकी। ठीक है, अच्छा, ये दूसरा ये भी बता दें कि ये वही ऑफिस है जहां पे शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना को लेके गए थे और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल, वही दफ्तर है। अच्छा, अब इस वक्त भी ये इमारत है जो एक बड़े मुतनाज़ा एक बिल्डिंग थी जो यहाँ पे सीज की गई और उसके 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान भेजे गए।
ये उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है दफ्तर हसन नवाज का, जिसमें ये मुलाकातें होती हैं, जहाँ पे सारी सियासी सरगर्मियाँ होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, क्या मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कुछ नून लीग के जराए ने आपको बताया कोई तफसील? मियाँ साहब की वापसी में 3 चीजें जो हैं उन पर बातचीत हो रही है लंदन के अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो तो उसके बाद नवाज शरीफ वापस जाएं। दूसरी बात यह है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट के हवाले से कुछ पता चल जाए इन्हें, तो उसके बाद जो है वो वापसी का शेड्यूल की जाए। और तीसरी सबसे अहम बात जो मुतअद्दिद बार नून लीग के रहनुमा कर चुके हैं, जो कानूनी, उनके अल्फाज में कानूनी मुशगाफियां हैं जो नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते में रुकावट हैं, जब तक वो हल नहीं होंगी तब तक नवाज शरीफ, उनका ये कहना है कि वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, वो जो पहले फरीद साहब, वो जो पहले तासुर था कि सितंबर में जो ही कोई बड़ी तब्दीली होगी पाकिस्तान में उसके फौरन बाद मियाँ साहब आ जाएंगे, क्या वो अभी भी उसी किस्म का तासुर है उनके करीबी हलकों में लंदन में? अभी ये उनकी सितंबर की वापसी जो है ये डावाडोल है, ये कंफर्म नहीं है। उनके जो करीबी हलके हैं उनका ये कहना है कि सितंबर में वापसी शायद मुमकिन ना हो सके और अक्टूबर में नवाज शरीफ वापस जाए। लेकिन ये जब से ये पिछली हुकूमत गई है अप्रैल में, हर महीने ये नई तारीख एक मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से, जावेद लतीफ की तरफ से, राना साहब की तरफ से बड़ी दफा ये तारीखें दी गई हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे, अगले महीने वापस आएंगे। अभी तक उसको अमली तौर पे कुछ हो नहीं सका, तो मुमकिन है अक्टूबर में मियाँ साहब जाएं वापस। आजम चौधरी साहब, फरीद कुरैशी साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि फिस को हमने सवालात भेजे, अभी तक हम उनके रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मीटिंग आया किस कैपेसिटी में हुई। वहाँ से अगर हमें कोई तफसीलात शेयर की जाती हैं तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा वो तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर देंगे। कल दोबारा आपसे इसी टाइम पर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।